नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यानी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने वाली है, लेकिन परिणाम से भाजपा खुश नहीं है, क्योंकि जैसा उम्मीद लगाया गया था उसके आसपास भी वो दिखे नहीं, पहुंचे नहीं है। लेकिन और ये भी कहा जाता है कि दिल्ली तक पहुंचने का जो रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है, और यूपी में भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महेश बिनानी जी भी मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे और जाने कि बंगाल में ऐसा क्या वजह है और क्यों भाजपा कमजोर पड़ी है। क्या बंगाल के आम लोगों को समझने में, बंगाल के मतदाताओं को समझने में भाजपा कोई भूल कर रही है। महेश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। परिणाम आ चुके हैं, क्या कहेंगे और परिणाम को देखकर क्या सोच रहे हैं आप? सर्वप्रथम तो प्रभा साक्षी न्यूज पोर्टल को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चुनाव परिणाम की समीक्षा को बहुत गंभीरता के साथ में और आम जनता के बीच से उनका विभिन्न लोगों का विभिन्न मत ले रहे हैं। और आपका जो प्रश्न है कि अप्रत्याशित परिणाम और इतनी करारी शिकस्त क्यों मिली है, तो इसके पीछे यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आदमी लोकतंत्र के अंदर में दलगत राजनीति या अपने विचार और सिद्धांत को लेकर के इस तरह का उतावलापन रखता है। लेकिन यहाँ एक बात कहनी है आपसे कि जो मैं कह रहा था कि चुनाव परिणाम में 400 पार का लक्ष्य लेने के बाद में इतनी करारी शिकस्त क्यों मिली है, तो यहाँ ये समझना चाहिए कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एवं इंडी गठबंधन में दल कितने हैं, किस तरफ कितने दल और किन दलों को कितनी सीटें मिली, उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी एक अकेला सब पे भारी पड़ गया है। और भाजपा की बंगाल में ये बात अगर की जाए तो बंगाल के अंदर में जो भौगोलिक राजनीतिक परिस्थिति है उसमें एक कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन 24/7 × 365 अपनी जान हथेली पे लेकर के राजनीति करता है। आज अगर आप क्या लग रहा है, क्योंकि 2019 में 18 सीटें जीती थी भाजपा, इस बार 30 का टारगेट लेकर चल रही थी, लेकिन जो जीती हुई सीट थी वो भी हार चुके हैं वो लोग। तो ऐसी क्या वजह लग रही है आपको? क्या लग रहा है भाजपा ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो वो बंगाल में अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे हैं? भाजपा की बंगाल में पकड़ है तभी तो वोट प्रतिशत ज्यादा है, लेकिन वोट प्रतिशत को सीट में कन्वर्ट नहीं करने पाने का दुख हर एक भाजपाई को रहेगा, हर एक मोदी समर्थक को रहेगा। हम कहाँ चुके इसका विश्लेषण अगर आप कर रही हैं तो ये बता देना चाहता हूं कि कुछ एक बातें बड़ी गंभीरता से समझने की होती है कि चुनाव के समय में एक गलत टिप्पणी बहुत बड़ा खामियाजा देती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा संघ को लेकर की गई टिप्पणी, उनका भाव संदर्भ जो था उसको अनर्गल रूप से प्रस्तुत कर दिया गया। उन्होंने कहा कि संघ एक वैचारिक संगठन है और भाजपा एक राजनीतिक संगठन है। हम उनके विचारों को अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन उनको विचारों को लेकर ही चलना तो जिस तरह से डिक्टेटरशिप वाली बात नहीं थी। संदर्भ वो था, लेकिन संदर्भ को तोड़ मोड़ के पेश किया गया। अग्निवीर की समीक्षा संसद में न करके अग्निवीर जैसी योजनाओं से जो युवाओं को लाभ और हानि, संसद के अंदर में जब बहस होती है तो राहुल गांधी उस संसद के बहस से भाग जाते हैं। उसके बाद में 8,500 करके 1 लाख रुपये खटाखट फटाफट सटासट देने की बात करते हैं। और चुनाव परिणाम के बाद नतीजे ये हैं कि लखनऊ के अंदर में गारंटी कार्ड बनता है। अब लोगों को ये समझना चाहिए कि देश जब चांद तक पहुंच चुका तो आपका बौद्धिक स्तर क्या है। यही बात बार बार तरह तरह के मंचों से मैं उठाता हूं कि देश का शिक्षा स्तर अगर बेहतर रहेगा तो राजनीति भी बेहतर दिशा में जाएगी। देश 70 साल के बाद भी रोटी, कपड़ा, मकान की समस्याओं पे झुमा आज मतलब क्या बोलते चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, उससे निजात नहीं मिलने पा रहा, आम आदमी का ये कहना है। और वहीं दूसरी तरफ आंकड़े भारत सरकार के द्वारा
आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व पे 5वें नंबर पे पहुंच सकी, हमें तीसरे नंबर पे जाना है। बड़ी भारी विडंबना है, 140 करोड़ जनताओं को सही शिक्षा नहीं मिलने के कारण इतना भी ज्ञान सरकार नहीं देने पाई कि देश की अर्थव्यवस्था अगर जा रही है तो उसमें हर आदमी का योगदान है, तभी तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो लोगों को काफी आकर्षित कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उसी से आकर्षित होकर वोट दे रहे हैं। एक भी योजना लोगों को आकर्षित नहीं कर रही है, सारी की सारी योजनाएं गुमराह करने वाली। फ्री का माल दरिया में डाल, वोट जुगाड़, सरकार बचा। और इसको लेकर के संसद के अंदर में तमाम आर्थिक समीक्षा समिति जो होती है उसका केजरीवाल जी के लिए आया। उसके पहले दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता जी के लिए आया कि उन्होंने भी काफ़ी कुछ रियायत दी थी जिससे राजस्व का नुकसान होता था। आप अगर रियायत दे रहे हैं, आप अगर फ्री की कोई चीज़ दे रहे हैं तो आपका राजस्व का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर राजस्व का नुकसान करके रेवड़ी बांटी जाती है तो वो तुष्टीकरण की राजनीति कहलाती है। इसी का विरोध किया जा रहा था। अब एक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ही केजरीवाल जी फ्री का सब कुछ दे रहे थे। फ्री का देते देते अचानक उनका राजस्व का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि उनके जेल जाने के बाद क्या हुआ, बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। जल को लेकर के हरियाणा और दिल्ली का झमेला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। तो ये जो तमाम पहलू हैं उसका गहन विश्लेषण होना चाहिए। आज बंगाल के अंदर में 1000 रुपया लक्की भंडार, अब आप बोलेंगे कि 1000 रुपया लक्की भंडार, 1000 रुपया लक्की भंडार का मिलने के बाद क्या एक आम आदमी का जीवन स्तर सुधरने पाया बंगाल के अंदर में? जॉब शिल्प को रोजगार बना दिया गया है। इससे क्या आप संतुष्ट हैं? एक एक आदमी से पूछिए आप कि संतुष्ट है क्या? 1000 रुपया आपको नकदी मिलने से आपके पूरे परिवार का जीविकोपार्जन हो जाता है क्या? कल कारखाने बंद हैं, छोटे छोटे शिल्प बंद हैं। आज हावड़ा के अंदर में हजारों हजार छोटे छोटे कारखाने थे, बंद क्यों हुए? बंगाल की पहचान जूट उद्योग से होती है, धराशायी कैसे हुआ? तो ये थे महेश बिरानी जी, जिन्होंने कई सारे मुद्दों पे हमसे बात की। उन्होंने ये भी समझाया कि क्या कुछ वजह हो सकती है बंगाल में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। पिछले चुनाव के मुकाबले 6 सीटों का नुकसान भी हुआ है। तो इन तमाम चीजों पर हमने बात की। आप क्या सोचते हैं, क्या भाजपा बंगाल के मतदाताओं को समझने में भूल कर रही है, कोई चूक हो रही है? क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे प्रभात साक्षी न्यूज बंगाल से। मेरा नाम रिमझिम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।